गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर्स। इसमें हमने पढ़ लिया था मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस के 3 फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट और थर्ड है आपका मोटिवेशन एंड कंपेंसेशन फंक्शन। इसके अलावा 3 और फंक्शन रह गए थे, तो आज के लेक्चर में हम उसको देखेंगे। ओके, नाउ मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन में क्या है? It aims to protecting and preserving the physical and psychological health of employees. इसमें हम एम्प्लॉयज के फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? हेल्थ एंड सेफ्टी। अब एम्प्लॉयज के हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है वो वहां पर होने चाहिए। अब मान लो कि कोई भी कंपनी है वो फायर क्रैकर्स बनाने का काम करती है, तो आप वहां पर क्या करोगे? स्मोकिंग अलाउ करोगे? नहीं करेंगे, वो हेल्थ स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ नहीं होगा। तो एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाएंगे हम जो एम्प्लॉयज को किसी भी तरह के हैजार्ड से और अनहेल्दी कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर। अब एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम? इनके जो सर्विसेज हैं, एमेनिटीज, फैसिलिटीज जो है ना वो आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि बिल्डिंग्स, रूम्स है, बाथरूम्स होना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। और एमेनिटीज में क्या है? ये एडिशनल फैसिलिटी आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि आज के समय में अब आपको चाहिए फ्री वाईफाई की सुविधा, तो ये एडिशनल फैसिलिटी है। ठीक है, ये सब ऑफर होना चाहिए किसको? एम्प्लॉयज को। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, ये सब हम एम्प्लॉय वेलफेयर में इंक्लूड करते हैं। नाउ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी मेजर जो है ये आपको इन एडिशन टू फ्रिंज बेनिफिट्स मिलता है। इन एडिशन टू फ्रिंज बेनिफिट्स का क्या मतलब है? फ्रिंज बेनिफिट्स किसको बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि जो मॉनिटरी टर्म में मिलता है ना आपको वेतन, तो वेतन के अलावे जो आपको फैसिलिटी मिलती है उसको आप बोलते हैं इन एडिशन टू फ्रिंज बेनिफिट्स। इन एडिशन टू फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हो गया? वेतन के अलावे जो फैसिलिटी मिलती है आपको। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी कि मातृत्व अवकाश जो मिलता है वुमेन एम्प्लॉयज को। सिकनेस, मेडिकल बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या आएगा आपका? पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब इसमें इंक्लूड हम करते हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक सार कर देना, एक जगह कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, अब इसमें क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेशल। ग्रीवेंस का मतलब होता है कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख, दुविधा, कष्ट, कोई भी शिकायत। अब शिकायत जो है एम्प्लॉयज को किससे रिलेटेड हो सकता है? या तो रिलेटेड टू वेजेज होगा, रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स होगा, या जो कंडीशन है वहां पे एम्प्लॉयमेंट का उससे रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज को उसको हम सॉल्व आउट करने का काम करेंगे। डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। डिसिप्लिन यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो रूल्स, रेगुलेशंस और जो प्रोसीजर्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके? अटेन हो सके। ठीक है, टीम्स एंड टीम वर्क। अब इसमें क्या है? अगर आप टीम में काम करते हो, अगर एम्प्लॉयज टीम में काम करेंगे तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा। और जब इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बढ़ेगा तो उनके अंदर कौन सी भावना आएगी? कोऑपरेशन की भावना आएगी। कोऑपरेशन होगा अमंग टीम मेंबर्स, राइट? कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है? यह नाम देखो, कलेक्टिव यानी कि साथ में बैठेंगे और बार्गेन करेंगे। ठीक है, तो कौन साथ में बैठेंगे? एक तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज होगा और एक होगा आपका मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। वो अपना ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। अब ट्रेड यूनियन क्यों बनाया जाता है? मान लो कि एम्प्लॉयज को कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर एम्प्लॉयज के साथ हैरासमेंट हो रहा है, तो उस हैरासमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एम्प्लॉयज ने अपना क्या कर लिया है? एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रेड यूनियन। तो अगर ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट ये दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई पर्सन है, कोई मेडिएटर है,
और वो पर्सन जो है, जो मेडिएटर है, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है, वो जो बीच में मेडिएटर होता है ना, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई भी आर्बिट्रेटर बीच में नहीं होता है। यहाँ पे जो है सॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम को, किसके किसके बीच में, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आर्बिट्रेटर। कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं होगा, कोई भी बीच में मेडिएटर नहीं होगा। उस मेडिएटर को आप क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। एक होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या है ना, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच एक पर्सन होता है और वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करवाता है। उसको हम, जो थर्ड पर्सन है बीच में ना, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई भी आर्बिट्रेटर नहीं होता। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके बीच में होगा, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में होगा। ठीक है। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ये है क्या, इसमें एम्प्लॉय को हम पार्टिसिपेट करने की पावर दे देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिल जाएगा। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में। कौन सा, किसका डिसीजन मेकिंग करना है, मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसमें हम एम्प्लॉय को भी इंक्लूड कर देंगे, उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अब देखा जाए, अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया अगर एम्प्लॉयज को, तो अगर ट्रेड यूनियन वाले कंपनी ही शट डाउन करवा दे, पूरा का पूरा यूनिट ही बंद करवा दे, तो देखा जाए तो इसमें दोनों का नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान होगा और जो एम्प्लॉयज हैं जब वो काम पे आएंगे नहीं तो फिर उन्हें पेमेंट किस बात की मिलेगी, तो उनका भी नुकसान होगा। तो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज एसोसिएशन में क्या है ना, इसमें बार्गेन होता है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में। एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, कैसा वाला माहौल में होगा, तो गिव एंड टेक होना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ा सा ट्रेड यूनियन झुक जाए और थोड़ा सा मैनेजमेंट झुक जाए और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाएगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो आपका मैनेजमेंट और लेबर के बीच का रिलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उनके बीच ओपननेस होना चाहिए। अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्लियरली जाके मैनेजमेंट से अपनी बात कह सके, उनके बीच ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, किसमें, बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। नाउ एमर्जिंग इशूज। एमर्जिंग इशूज क्या है, जो उभरता हुआ है। अब HRM प्रैक्टिसेज को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिस है, जो पॉलिसीज है, उसको टाइम टू टाइम रिफाइन करने की जरूरत होती है, चेंज करने की जरूरत होती है, कुछ नया ऐड करने की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, कंडीशंस जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है आपका, इसमें पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, एम्प्लॉयज के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, टेंजिबल रिकॉर्ड्स रखा जाएगा। क्यों रखेंगे, टू फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट HR पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, राइट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ऑडिट का मतलब आपको पता होगा, ऑडिट में हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन किसका करेंगे, जो पहले से पॉलिसीज है एग्जिस्टिंग, यानी कि जो HR पॉलिसीज, जो प्रोसीजर, जो प्रोग्राम्स, जो प्रैक्टिसेज पहले से हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा कि भाई जो भी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेज हैं, वो ठीक से कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, ठीक से वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग की जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स का ना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब इस रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर आप बिजनेस में लेकर के आते हो तो उसके ऊपर कॉस्ट कितना पड़ रहा है। अब आपको कोई भी एक बंदा चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, उसकी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे खर्च होगा। अब मान लो कि एक पर्सन पूरा 20 साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और ये पूरे 20 साल में उसके ऊपर जो आपने खर्च किया ना, मान के चलो कि 50,000 का खर्च आ गया। ठीक है, उसको हायर करने में, उसके पीछे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने में, कुछ ट्रेनिंग देनी थी उसमें। अब वो 20 साल में जब आपको 50,000 से ज्यादा कमा करके देगा तभी तो फिर देखा जाए तो वैल्यू है, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। यही हम चेक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में कि जब हम एम्प्लॉयज को लेकर के आते हैं अपने बिजनेस में तो एक एक पर्सन पे कितना खर्च आ रहा है और वो हमें कितना कमा करके दे रहा है। ठीक है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कितना का खर्च आया और फाइनली उसकी वैल्यू कितनी पड़ रही है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं।
ठीक है, जितना भी कॉस्ट आ रहा है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स पे, उससे ज्यादा जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। नाउ ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, अब ये रिसर्च क्या करता है ना, रिसर्च करने से एक वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज है, जो प्रैक्टिस है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें करते क्या है, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज को इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद हम डेवलप करते हैं जो बेहतर होता है, जो एप्रोप्रिएट वन होता है, उसको हम डेवलप करने का काम करेंगे, उस पॉलिसीज को, प्रैक्टिस को हम डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो भी और जो आपके एम्प्लॉयज है वो भी, और इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस एंड काउंसलिंग, इसमें क्या है, स्ट्रेस का, अगर कोई भी एम्प्लॉय स्ट्रेस में है तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो किसी भी पर्सन के, किसी भी एम्प्लॉयज के स्ट्रेस के रूट काउज का पता लगाया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी रीजन से स्ट्रेस है, रूट काउज का पता लगाएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्यों है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, और इससे प्रमोट होगा फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग करवाएंगे, किसका, जिस पर्सन को स्ट्रेस है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस में रह रहा है, और कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर। ओके, रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।